गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आज नया टॉपिक लेकर आए हैं एटम्स का। एटम्स हमने बढ़िया से देख लिया था। अब न्यूक्लियाई के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर रिमूव हो गया है। बहुत सारी चीज़ें सीबीएसई ने रिमूव कर दी है, तो हमें बिल्कुल सबसे पहले पढ़ना शुरू करने से पहले ये देखना जरूरी है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हट गई है। तो ये आपको मैंने जो प्रोवाइड करवाया था सिलेबस, उसके अंदर आप बढ़िया से देखें। और इसमें जो कुछ बचा हुआ है वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी, मास एनर्जी रिलेशन एंड मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फोर्सेज एंड मेसन थ्योरी भी रिमूव हो गई है, ये शायद गलती से छूट गया यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस बना हुआ कैसा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इन दोनों चीजों को हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको? न्यूक्लियंस। जो न्यूक्लियस में रहने वाले एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियंस। चलो शुरू करते हैं। एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन हैज टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते है ना, बाकी सब में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, दो तरह के पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भाई हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए अगर हम किसी एटम को स्टेबल रखना चाहते हैं तो वो चार्ज उसका न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। चार्ज से वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज वहां प्रोटॉन पर होगा। तो यहाँ पर जिस तरह हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19, तो प्रोटॉन पर यहाँ होगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड मास होगा उसका 1.67 × 10⁻27 kg। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन से ये 1836 गुना ज्यादा हेवी होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा हेवी होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन का अगर मास हम देखें तो इसके ऊपर चार्ज तो कुछ होता नहीं है, और मास होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg, and that is 1840 times heavier than an electron। 1840 गुना ज्यादा हेवी होता है न्यूट्रॉन। यानी सबसे अगर हमें पूछा जाए कि जो मोस्ट हेवीएस्ट जो पार्टिकल है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे न्यूट्रॉन है। वो प्रोटॉन से भी हेवी होता है, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब यह है कि हमें यह देखना है कि वहां पर प्रोटॉन कितने। श्योर है उतने ही होंगे जितने उस एटम में इलेक्ट्रॉन है, ये भी हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर इक्वल होती है। तो वहां पर जो एटम का मास है वो 3 जगह होता है उनके पार्टिकल्स में। कहां पर? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो कि बहुत लाइट पार्टिकल है, उसके बाद प्रोटॉन जो उससे हेवी है, और न्यूट्रॉन जो हेवीएस्ट है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर को डिनोट करने के लिए हम एक कैपिटल A का सिंबल का यूज करते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस of an atom is called atomic mass number, है ना। A = Z + N, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों मिलाकर A। अब मास को मेजर करने के लिए, जैसा हमने किलोग्राम में इसको आपको इतनी देर तक हम बता रहे थे, इसको सही तरीका है इसको एटॉमिक मास यूनिट में बताया जाए, क्योंकि यही यूनिट है एटम्स के मास को मेजर करने की। इसको हम डिफाइन करते हैं तो 1 atomic mass unit AMU is 1/12 of the mass of the 1 atom of carbon। कार्बन का जितना
मास होता है उसका 1/12, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, यानी एवोगाद्रो नंबर आ गई, है ना। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 1.66 इंटू 10⁻27। तो ये एक AMU का यूनिट का मेजरमेंट हो गया कि एक AMU कितना होगा। ये ऑन और अबाउट एक हाइड्रोजन के एटम के इक्वल है, एग्जैक्टली नहीं बट ऑन और अबाउट। नाउ साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डज नॉट हैव ए शार्प और वेल डिफाइंड बाउंड्री। ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस का कोई ऐसे कि भाई यहां से आगे न्यूक्लियस नहीं है, बट फिर भी अपन जहां उसकी डेंसिटी के हिसाब से देखें कि क्योंकि यहां से आगे अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब न्यूक्लियस की ये बाउंड्री अगर इस हिसाब से देखें तो r जो है इसकी रेडियस है, इट कैन बी गिवन बाय r0 टू द पावर 1/3। r0 यहाँ पर एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। साथ ही उसका एटॉमिक जो मास नंबर है उसको पावर 1/3। ओके, is a constant which is the same for all nuclei and A is the mass number of the nucleus। यानी जितने भी प्रकार के न्यूक्लियाई है सबका इक्वल रेडियस होती है, रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं होता। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस रेंज फ्रॉम 1 to 10 FM फेथोमीटर, 1 to 10 फेथोमीटर, है ना। 1 फेथोमीटर इज ऑन और अबाउट 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। अगर हम न्यूक्लियर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो वही जो स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 πr³। इसके अंदर अगर हम इसको पुट करेंगे तो r0 का क्यूब आ जाएगा और a की पावर जो 1/3 है इसका क्यूब होगा तो अपने को मिल जाएगा a। इससे ये प्रूव हो गया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। जितना एटॉमिक मास नंबर होगा उतना ही वॉल्यूम ज्यादा होगा। ओके, नाउ अनदर टर्म वी कैन डिफाइन दैट इज न्यूक्लियस डेंसिटी। मास ऑफ द न्यूक्लियस को हम AMU, यानी अगर एटॉमिक मास नंबर A है तो उसका मास हो गया A। इसको किलोग्राम में करेंगे तो वही 1.66 इंटू 10⁻⁻27 हमने पिछली स्लाइड में देखा था। न्यूक्लियर वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वही 4/3 πr³ और इसको हम 4/3 πr0a। ये सब r0 की पावर 1/3 है बट नो नीड टू सी हियर। हाँ, इसकी r0 की पावर 3 है, ये यहाँ पर मिस हो गई। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7 और r0 का आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻15 पावर हो जाएगी 3। क्यूब था ना ये रहा यहाँ पर क्यूब, तो क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 7.24 इंटू 10⁻⁻45 A मीटर क्यूब। A हियर इज द मास एटॉमिक नंबर। अगर अब हम न्यूक्लियस डेंसिटी निकालना चाहें तो m/v, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m/v। अगर हम इस मास को यहाँ से करेंगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस है हाईली डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसकी मास डेंसिटी। ओके, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस डेंसिटी और ये सभी के लिए इक्वल होती है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास नंबर ऑल्सो, है ना। ये एटॉमिक मास नंबर पर भी डिपेंड नहीं करती। डिस्कशन, क्या कंक्लूजन निकले हमने जो कुछ पढ़ा। द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर, सो ऑल द न्यूक्लियाई possesses nearly the same density. The nuclear density has extremely large value, बहुत ज्यादा वैल्यू आई है। Such high densities are found in white dwarf stars which contain mainly nuclear matter। ये जो white dwarf stars होते हैं आप लोग जानते हो उनको, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं तो आप स्टार्स के बारे में स्टडी कर सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वहाँ पर इस तरह के जो स्टार्स होते हैं वो न्यूक्लियर मैटर के ही बने होते हैं और वहाँ पर इस तरह की हाई डेंसिटी हम ऑब्जर्व करते हैं।
थर्ड जो कंसेप्ट है वो है अपना, जस्ट ए मिनट, हमेशा की तरह थोड़ा सा तो मैं करता ही हूं। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट इट्स सेंटर एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। यानी ये आप अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें भी सेम नहीं है, इससे भी ज्यादा डेंस है वो सेंटर पर, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ निकलेंगे, जैसे जैसे सेंटर से उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, न्यूक्लियर डेंसिटी भी कम होती जाएगी। द न्यूक्लियर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एट विच द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिक्रीजेस टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेंटर। कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर की रेडियस है वो कौन सी डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जहां पर डेंसिटी आधी हो जाती है। सेंटर से जिस जगह डेंसिटी आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, उससे हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर रेडियस है। समझ गए, जितनी डेंसिटी सेंटर पे थी उससे हाफ हो जाए, इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लियर रेडियस को। शायद आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंटर पे जितनी डेंसिटी है, जितनी दूर आने पर अगर उसकी डेंसिटी की हाफ हो जाती है तो हम कह देंगे कि यहां पर न्यूक्लियर रेडियस की लंबाई यहां इतनी है। ठीक है, हाँ, ओके, ये डिफाइन करने का तरीका है। नाउ वी डिस्कस द मास एनर्जी रिलेशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये आप लोग जानते हो, एफ जो फोर्स होता है वो dp बाई dt। तो p क्या लिखेंगे यहां पर, mv आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा m, अगर इसको पहले को कांस्टेंट रखेंगे, mv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब ये फोर्स है, उस बॉडी को डिस्प्लेस करता है एक डिस्टेंस dx के लिए, तो एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी उस वर्क डन के इक्वल। तो वर्क डन डीके, द इंक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, और एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो डी एक्स से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमें मिलेगा एम डी वी बाई डी टी ऑफ डी एक्स प्लस वी डी एम बाई डी टी ऑफ डी एक्स। नाउ नेक्स्ट एम इस dx को अगर मैं यहाँ ले लूँ या इस dt को इस dx के नीचे ले लूँ तो मुझे मिलेगा dx बाई डी टी ऑफ डी वी प्लस वी dx by dt of dm. What is the value of dx by dt? This is the velocity. So dk is equal to now mv dv plus v dot v means v square dm. So this is the equation first. अपन इसको यूज करेंगे आगे। अब हम देखते हैं कि बच्चों जो आइंस्टीन का रिलेटिविटी मास का रिलेशन है ना, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का हाफ। कई बच्चों के लिए ये नया होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिलेटिविटी का जो मास रिलेशन है इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि आइंस्टीन ने ये बताया था कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये जो मास है वो कम होता जाता है। ठीक है, इनिशियली अगर मास इतना है एम नॉट और वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की v है तो वहां पर रिलेशनशिप ये आएगी एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का हाफ, और इससे हम उस पर्टिकुलर टाइम पर जो उसका मास है उसको हम मेजर कर सकते हैं। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी। जब ये ज्यादा होगा तो 1 माइनस यहां पर जो क्वांटिटी आएगी ये थोड़ी सी कम आएगी, और जब हम कम से इसको डिवाइड करेंगे तो ये अधिक आएगी, ये ज्यादा आएगी। किस सिचुएशन में m और m नॉट इक्वल होंगे? जब v स्क्वायर और c स्क्वायर इक्वल हो जाए। जब हम ये देखें कि कोई भी पार्टिकल है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करे तो यहाँ पर c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इनिशियल मास के इक्वल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा आएगा?
जैसे ही मास की इसकी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, जीरो डिफाइन करेंगे तो इनफाइनाइट मास हो जाएगा। कितना मास हो जाएगा? इनफाइनाइट। चलो हम इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, अभी हम इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करते हैं। अब यहां से अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा m स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसको उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायरिंग एंड मैनिपुलेटिंग, हाँ इसको वापस करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं m नॉट और c तो कांस्टेंट है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये टर्म तो जीरो हो गई, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी कांस्टेंट है, पूरी साइड ही राइट हैंड साइड, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गई। m स्क्वायर का क्या आएगा? m स्क्वायर का आएगा 2m, और ये c स्क्वायर कांस्टेंट है, 2m dm मिल गया यहाँ पर, 2m dm मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर माइनस यहां से करेंगे तो m स्क्वायर 2v dv। ठीक है, अब इसको दोबारा करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटीज है। फिर हम क्या करेंगे, v स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और इसको करेंगे तो आएगा 2m dm। तो ये आपको फिनोमिना यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिलेगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। दोबारा बताओ भाई, इसका तो आ जाएगा 2m dm c स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ ये तो क्लियर हो गई। इसको हमें दो बार करना पड़ेगा, एक बार m स्क्वायर को एज इट इज रखते हुए, दूसरी बार v स्क्वायर को। जब m स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2v dv, और जब इसको एज इट इज रखेंगे तो मिलेगा हमें 2m dm। तो ये 2v dv और ये 2m dm। अच्छा जी, इसमें से जो चीज कैंसिल आउट हो रही है वो कर लो। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ मिलेगा c स्क्वायर dm m dm, 2m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी 2m गया, यहाँ से भी 2m गया, और यहाँ से भी 2m जीरो में चला गया। यहाँ बच गया c स्क्वायर dm माइनस mv dv माइनस v स्क्वायर dm इक्वल टू 0, और c स्क्वायर dm की वैल्यू ये आ गई। अब हम इस पिछली जो फर्स्ट इक्वेशन से उससे कंपेयर करें तो जो एनर्जी हुई वो कितनी हुई, dm c स्क्वायर। ये आ गई आपकी एनर्जी, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आ गई, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो ये जो है वो चेंज इन एनर्जी आ गया dm c स्क्वायर। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिराइव करने वाले हैं। इफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v, 0 से लेकर v तक इसको हमने एक्सेलरेट किया है, देन इट्स मास m0 m नॉट इंक्रीजेस टू m, मास बढ़कर कितना हो गया m, इंटीग्रेटिंग इट टोटल इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, 0 to 2 इंटीग्रेट कर दें इसको दोनों तरफ। जब इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों यहां dk का आ जाएगा k, c स्क्वायर और dm का क्या आ जाएगा m, और m नॉट से m तक किया तो यहां मिल गया हमें m माइनस m0। इंटीग्रेशन तो आता है ना, dm का m आ जाएगा और यह दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा m माइनस m नॉट। यह इंटीग्रेशन में कोई अगर किसी को दिक्कत आती है तो 11th क्लास में एक वीडियो मैंने दो दिए है, एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का, समय निकाल के उसको देखें तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, खासकर बायो के स्टूडेंट्स। और यहां अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, अब एम नॉट सी स्क्वायर को मैं अगर इस साइड में ले जाऊं तो यहां मिलेगा हमें एक्सप्रेशन k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, हियर एम नॉट सी स्क्वायर द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। रेस्ट मास ऑफ द बॉडी का मतलब हुआ जब वो रेस्ट में थी, है ना, जब वो रेस्ट में थी, और उसके साथ ये k है उसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों मिलकर एट दिस टाइम द एनर्जी ऑफ द मास, इस इंस्टेंट पर कितनी एनर्जी है वो आ गई आपकी एम सी स्क्वायर। दैट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द बॉडी फॉर द एनर्जी एट इट्स मास व्हेन इट इज रेस्ट। समझ में आया, एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, द एनर्जी वेयर द मास इज एट रेस्ट, और k है जब हम उसको वेलोसिटी दे चुके हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों के सम के इक्वल होगी,
and that will be equal to mc square. So E is equal to mc square and this is the Einstein mass energy equivalent relation. यही तो है mass energy equivalent relation. Okay. Okay. Now mass defect. ये एक important part है. It is the difference between the rest mass of the nucleus and sum of the masses of the nucleus composing a nucleus is known as mass defect. क्या होता है कि जब भी रेस्ट मास होता है दो न्यूक्लियस का, है ना, एक न्यूक्लियस है, उसने जब नई चीज बनाई तो क्या करता है कि उसका कुछ मास खो जाता है, मास में कमी हो जाती है, और वो जो मास में कमी होती है तो दूसरे न्यूक्लियस का वो बना रहा है, तो उसमें जो मास में कमी हुई उससे बोलते हैं मास डिफेक्ट. एंड इट इज ऑलवेज चेंज टू एनर्जी, है ना. जैसे मान लो कोई मास है, कोई न्यूक्लियस है, वो या तो दो अलग न्यूक्लियस में टूट गया या दो न्यूक्लियस जो लाइट थे वो जुड़कर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं. दोनों ही प्रोसेस में कुछ उसके मास में कमी हो जाती है. और अभी अभी हमने देखा कि मास एनर्जी रिलेशनशिप में कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. जितना मास लूज होगा वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा. और इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्टिव काम हो चाहे डिस्ट्रक्टिव काम. इसका फॉर्मूला है del m इज इक्वल टू जेड एम टी मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड ऑफ mn द मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस m. ठीक है, समझ में आया. मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं जब एक न्यूक्लियन के लिए कितना मास डिफेक्ट आया. ठीक है, ये टोटल मास डिफेक्ट है जो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर. बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स एंड प्लेस देम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ कि जब हम एक न्यूक्लियस को उसके पार्ट्स में तोड़ देते हैं, है ना, उसको बिखेर देते हैं, दैट इज इक्वल टू del m c स्क्वायर. जो मास डिफेक्ट होगा ना उसके इक्वल होगा. न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे. अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है, इसके अंदर जितना भी ये इंडिगो कलर का आपको नजर आ रहा है दैट इज यूरेनियम. जो इस तरह का नजर आ रहा है वो आपका बेरियम है, और क्रिप्टॉन है ये इस तरह का डार्क ब्लू कलर का. ठीक है, तो होता क्या है कि जब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराई जाती है यूरेनियम 92U235, ये टर्म समझने की है. U235 केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऊपर जो 235 है ये क्या है, ये इसका एटॉमिक मास नंबर है, और 92 प्रोटॉन्स आर देयर, ये Z है. तो 92 प्रोटॉन्स है, 235 इसका एटॉमिक मास नंबर है, यानी बचे हुए क्या है, न्यूट्रॉन है ना. इसके अंदर आपको निकालना आना चाहिए न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं. वो केमिस्ट्री के सर बहुत बढ़िया से बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ मोटा मोटा आइडिया दे दूं कि ये है आपका Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड 235 इज नंबर ऑफ व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. अच्छा, ये ब्रेक हो जाता है इस न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से. इसको काफी हाई हीट चाहिए, थर्मल एनर्जी यहाँ पर चाहिए, और उस स्थिति में ये जाके यहाँ पर बम्बार्डमेंट करता है. तो होता क्या है कि जैसे ही बम्बार्डमेंट होता है इट ब्रेक्स इनटू बेरियम, जिसका जो Z है वो 56 है और A141 है, और क्रिप्टॉन, इन दो में ये टूट जाता है. साथ ही एक बार बम्बार्डमेंट होने से तो ये यहाँ पर एक तो ये बन गए, प्लस 3 न्यूट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं. एक न्यूट्रॉन यहाँ से 3 न्यूट्रॉन पैदा करता है. आप एनसीईआरटी की बुक में इसका वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना उसका आ रहा है. ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? रिएक्शन सिंपल है,
यहाँ पर हम एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा रहे हैं और हमें मिल रहा है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वापस 3 न्यूट्रॉन अटैक करेंगे तो कितने न्यूक्लियस पे करेंगे? 3 पे करेंगे, और 3 से ये 3 बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे और उनसे 9 न्यूट्रॉन यहां से इमिट होंगे। दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। साथ ही हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर मास डिफेक्ट होगा, यहाँ पर भी मास डिफेक्ट होगा, यहाँ पर भी मास डिफेक्ट होगा। तो मास डिफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो बहुत ही हाई एनर्जी यहां से निकलती है। ठीक है, यहां पर एक चीज और सवाल बनता है कि न्यूट्रॉन कितने निकल रहे हैं? न्यूट्रॉन यहाँ 3 टू पावर n, क्योंकि हर बार एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन पैदा करता है। तो एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, तो अगली चेन में जब रिएक्शन होगी तो वहां पर 9, और थर्ड रिएक्शन में 27, फोर्थ में 81। तो ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। कितनी स्टेज में फिशन हुआ है, जितनी स्टेज में फिजन हुआ है उतना ही यहाँ पर ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और उसकी जो इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। ओके ओके, तो फिजन आपने 10th में पढ़ा होगा। नाउ इट इज मोर क्लियर नाउ। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आई है क्या? अच्छा ठीक है, अब लास्ट यहाँ पर 2 चीज बची हुई है। एक हम ये देख लेते हैं कि चेन रिएक्शन क्या है, कैसे हो रही है। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से इस न्यूट्रॉन ने बम्बार्डमेंट की तो 3 न्यूट्रॉन और एक बेरियम और क्रिप्टॉन का यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बन गए इस रिएक्शन के। क्या क्या? एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। फिर इन न्यूट्रॉन से फिर बम्बार्डमेंट हुई दूसरे में, तो इस एक से 3 बने, फिर इस दूसरे से भी 3 बने और इस तीसरे से भी 3 बने। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आ गए? 9, 3 + 3 + 3। एज वेल एज वी सी दैट हियर वी गेट 27 neutrons. For chain reaction to occur, the size of the fissionable material must be above the size called critical size. ये जो फिशनेबल मटेरियल है जिसको हम यहाँ यूरेनियम के रूप में काम में लेते हैं, ये यूरेनियम जो है इसकी साइज जो है इस क्रिटिकल साइज से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। द रिलीज न्यूट्रॉन मस्ट ट्रेवल मिनिमम थ्रू 10 सेंटीमीटर सो दैट इट इज प्रॉपरली स्लो डाउन टू कॉज फर्दर फिशन। यहाँ पर बहुत तेजी से ये न्यूट्रॉन निकलता है, लेकिन ये इसके अंदर इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए कि 10 सेंटीमीटर तो जाए, ताकि इसको मौका मिल सके कि ये और फिजन कर सके, एक और दूसरे पे अटैक कर सके। इफ द साइज ऑफ द मटेरियल इज लेस देन द क्रिटिकल साइज देन ऑल द न्यूट्रॉन्स आर लॉस्ट। अगर ये कम मटेरियल होगा तो ये मान लीजिए ये यूरेनियम है ही थोड़ा कम है, तो यहाँ पर जब अटैक होगा 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, अब इनको यूरेनियम मिला ही नहीं वापस बम्बार्डमेंट होने के लिए, तो ये क्या खो जाएंगे, है ना। इनको रिएक्शन करने के लिए फिर न्यूक्लियस चाहिए, और न्यूक्लियस अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये लॉस्ट हो जाएंगे। इफ द साइज इज इक्वल टू द क्रिटिकल साइज एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट। अगर क्रिटिकल साइज में है, मान लो शेप में है, जहां से हम क्रिटिकल साइज का मतलब हो गया कि इसकी वो मात्रा, इसकी वो अमाउंट ऑफ यूरेनियम जहां पर फिजन की रिएक्शन स्टार्ट हो सके। अगर फिजन की रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गई तो उसके बाद क्या होना है बच्चों, कि इसको ये मटेरियल प्रॉपर मिलना चाहिए, और वहां पर अगर क्रिटिकल साइज के इक्वल अमाउंट में यहाँ पर यूरेनियम है तो होगा क्या कि जितने न्यूट्रॉन अगर आगे काम आएंगे उतने ही लॉस्ट हो जाएंगे। इफ द साइज इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल साइज देन द रिप्रोडक्शन रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन 1, है ना। अगर इससे ज्यादा है तो हम जैसे बात कर रहे हैं 1 से 3 निकल रहे हैं और तीनों अगर यूज हो रहे हैं या 2 यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें रिप्रोडक्शन का जो रेशियो है
है ना, रिप्रोडक्शन रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन है वो मोर देन 1 हो जाएगा और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1 ऐसे मिलता जाए। ओके, आई थिंक क्लियर नाउ। नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन। बच्चों इससे पहले कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करें, न्यूक्लियर फिशन का देख लेते हैं यूज कहाँ है। एटॉमिक बम बनाने में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम्बार्डमेंट हुई थी, या और जैसे अपने को थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करने के लिए इस न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो फिजन है इसका यूज किया जाता है। इस तरह के प्लांट जापान में बहुत सारे लगे हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन का यूज सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सन। सन में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम में इनके जो एटम होते हैं उनमें एक इस तरह का साइकिल बैठ जाता है कि कंटिन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो हमें यह समझना होगा कि फ्यूजन है क्या। न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज a type of nuclear reaction in which two lighter nuclei merge into one another to form a heavier nucleus accompanied by a release of a large amount of energy। कहने का मतलब यह है कि जहां पर ये उसकी उल्टी रिएक्शन है फ्यूजन की, उसमें एक हेवी न्यूक्लियाई टूटता है दो लाइट न्यूक्लियाई। यहाँ क्या हो रहा है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक हेवी न्यूक्लियस वहां पर बनाते हैं। और इस जो रिएक्शन में जो मास डिफेक्ट होगा वो चेंज हो जाता है किसमें, एनर्जी में, और ये बहुत ही हेवी एनर्जी हमें यहाँ पर गेन होती है। देखो दो तरह का सन के अंदर होता है, इसमें एक प्रोटॉन प्रोटॉन का साइकिल बन जाता है। दोनों जो प्रोटॉन थे वो रिएक्शन करेंगे जैसे हाइड्रोजन के किए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप बन गया। केमिस्ट्री वाले सर से आप पढ़ सकते हैं कि आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, है ना, एक बढ़िया टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक आइसोटॉप बन जाएगा। जस्ट ए मिनट, वेयर और माउस इज लॉस्ट। अच्छा, सो 1 यहाँ पर H2 दोनों प्रोटॉन ऐड हो गए, ठीक है, और इसका Z अभी भी 1 है और यहाँ से एक पार्टिकल इमिट होगा, साथ ही यहाँ से एनर्जी भी इमिट होगी। अब ये वापस इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक हीलियम का न्यूक्लियस ये बना लेगा, है ना। ये दोबारा इस हाइड्रोजन वाले से जब फ्यूजन की रिएक्शन करेगा तो यहाँ में एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिल जाएगा, हीलियम का न्यूक्लियस मिल जाएगा, और हीलियम का 2 न्यूक्लियस इस तरह वर्क करेंगे, है ना, आपस में अगेन जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये हीलियम का ही एक और न्यूक्लियस हमें मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 4 होगा, है ना, जो कि एक्चुअल में होता है, और साथ में 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस यहाँ से निकलेंगे, साथ में एनर्जी निकलेगी। ये 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो निकले हैं ये वापस यहाँ पर रिएक्शन करेंगे और ये फ्यूजन वाली रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाएगी। ये कंटिन्यू चलने का वजह यही है कि यहाँ से हाइड्रोजन से हम 2 न्यूक्लियस लेके चले थे और अभी भी हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस यहाँ हमें लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में अवेलेबल है, और इसके साथ हमें इतनी एनर्जी भी अवेलेबल है। ये कंटिन्यूस चलती रहती है और इस कारण से सन हमें इतने हजारों हजार साल से एनर्जी देता आ रहा है। ये स्टार का भी इन्होंने एनर्जी सोर्स बताया है। स्टार का मतलब हुआ कि वहां पर कार्बन नाइट्रोजन के भी साइकिल होते हैं। ये आप रिएक्शंस देख लीजिए, कार्बन का जो है हाइड्रोजन से साथ जब फ्यूजन रिएक्शन होगी तो एक नाइट्रोजन बनेगा, साथ में गामा रेज निकलेगी, यानी कहने का मतलब एनर्जी निकलेगी। आप इसमें ज्यादा उलझिए नहीं। यहाँ पर ये पॉजिट्रॉन, और ये पॉजिट्रॉन होता क्या है, ये सब चीजें कहानियां अलग है। आपको केवल यह ध्यान रखना कि एक एनर्जी इमिट हो रही है, फिर इस नाइट्रोजन वाला भी आपस में टूटेगा, है ना। यहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस होगी। ये एक छोटा न्यूक्लियाई बनाएगा कार्बन का, उसके बाद कार्बन का फिर से इसके साथ फ्यूजन रिएक्शन होगी और फिर नाइट्रोजन का बनेगा, फिर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ होगा तो ऑक्सीजन का बनेगा, और ऑक्सीजन से वापस ये ब्रेकअप होके फ्यूजन रिएक्शन होके नाइट्रोजन का मिलेगा, और नाइट्रोजन से फिर वापस कार्बन का बनेगा। तो ये साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगेन यहाँ से ये वापस हाइड्रोजन के साथ फ्यूजन रिएक्शन होगी। तो ये स्टार्स की एनर्जी का इस तरह का सोर्स होता है। लेकिन सन जो अपना स्टार है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की फ्यूजन रिएक्शंस होती है। ओके,
यही सब कुछ है, ये मैंने आपको काफी ब्रीफ में बताया है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो लाइन टू लाइन पढ़िए। वॉट एवर प्रॉब्लम अकर, you just comment in the comment box so that you can got the proper answer also. Okay, thank you very much। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स में अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।